welcome. Good morning all DMLT students. तो हेमेटोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन लैब टेस्टिंग, यानी कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले लैब के अंदर जो टेस्टिंग होती है ब्लड बैंकिंग के ऊपर, उसके ऊपर अभी तक आपने ब्लड कलेक्ट कर लिया था, यानी डोनर का सिलेक्शन किया, फिर उसका ब्लड कलेक्ट किया, फिर उसको स्टोर कैसे करते हैं एंटीकोगुलेंट में, ये सारी चीजें देख ली थी। तो स्टोर करने के बाद जब पेशेंट में अपन ट्रांसफ्यूज करते हैं, ब्लड में ट्रांसमिशन या ट्रांसफ्यूजन करते हैं पेशेंट के ब्लड का या फिर डोनर के ब्लड का, किसी के पेशेंट के अंदर ब्लड को ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो उस टाइम पे क्या है कि कुछ टेस्टिंग होती है, उसको क्या बोलते हैं अपन? लैब टेस्टिंग। तो उसके अंदर सबसे पहले क्या होती है? डीयू टेस्टिंग होती है, यानी क्या है कि डेल्टा एंटीजन वीक एंटीजन होता है, यानी RH पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो कई बार क्या है कि वो वीक होता है बिल्कुल ही, तो उसकी एग्जामिनेशन सबसे पहले करते हैं। तो देखो DU टेस्ट, तो द रेड सेल हैव द वीक एंटीजन, तो RH ग्रुपिंग डू नॉट शो D एंटीजन, यानी क्या है कि रेड सेल के पास क्या है, कुछ वीक एंटीजन होते हैं, और इसीलिए क्या है कि RH पॉजिटिव जो है वो कई बार D एंटीजन को शो नहीं कर पाती। The DU tests are detect the weak D antigen on the RBC surface. DU टेस्ट क्या करता है? ये जो वीक एंटीजन है, कमजोर एंटीजन है RBC के सरफेस पे, उसको डिटेक्ट कर लेता है। The DU test is an indirect antiglobulin test using the patient's red cell and Ig immunoglobulin G antibody D, यानी क्या है कि DU टेस्ट क्या है कि इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्ट है, जो क्या है कि पेशेंट की रेड ब्लड सेल को काम में लेता है, और क्या है कि IgG एंटीबॉडी डी को काम में लेता है, यानी IgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी क्या है? एंटीबॉडीज, एंटी डी बनती है IgG से, उनको काम में लेता है। NIgG यानी इम्यूनोग्लोबुलिन जी एंटीबॉडी डी मस्ट बी यूज्ड बिकॉज एंटीग्लोबुलिन सीरम कंटेन्स IgG। तो IgG को अपन इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि एंटीग्लोबुलिन सीरम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडी IgG प्रेजेंट होती है। तो शुरू से देखिए एक बार कि रेड सेल हैव द वीक एंटीजन, तो RH ग्रुपिंग डू नॉट शो D एंटीजन, कि रेड सेल्स के पास क्या है कि वीक एंटीजन होते हैं, कई बार कमजोर एंटीजन होते हैं RBC की सरफेस पे, इसीलिए क्या है कि वो डेल्टा एंटीजन को शो नहीं कर पाता कई बार। The DU tests are detect the weak D antigen on the RBC surface, और DU टेस्ट जो है वो क्या है कि वीक एंटीजन को, कमजोर एंटीजन को डिटेक्ट कर देता है RBC की सरफेस के ऊपर ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले। The DU test is an indirect antiglobulin testing. DU टेस्टिंग कैसी होती है? तो इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्टिंग होती है, जिसके अंदर पेशेंट की रेड ब्लड सेल को काम में लेते हैं, और प्रिपेयर एंटीबॉडी कौन सी काम में लेते हैं? IgG एंटीबॉडी डी को काम में लेते हैं। And immunoglobulin D antibody D must be used because antiglobulin serum contains anti-Ig, और क्या है कि IgG या फिर एंटीग्लोबुलिन डी को अपन इसलिए काम में लेते हैं क्योंकि सीरम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंटीग्लोबुलिन प्रेजेंट होते हैं। आपको पता है सीरम के अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, जैसे IgM, IgG, IgA, IgD, IgE, तो ये सारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं जो सीरम के अंदर क्या है? एंटीग्लोबुलिन से ही।
नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। तो सम रेड सेल possess the D antigen, but it is expressed so weakly that the cell are not agglutinated directly by antibody D sera। यानी कुछ रेड ब्लड सेल्स के पास क्या डेल्टा एंटीजन होता है, पर वो क्या है वीक होता है, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती उनको। That cell are agglutinated direct by anti D sera। और ये सेल्स क्या होती हैं कि एग्लूटिनेशन शो कर देती है, यानी क्लम्पिंग शो कर देती है जब उनको एंटीबॉडी डी के साथ डायरेक्टली क्या है कि सेल्स आर नॉट एग्लूटिनेटेड, सॉरी ये एग्लूटिनेशन शो नहीं करती है जब अपन डायरेक्ट एंटीबॉडी डी के इसके कॉन्टेक्ट में लेके आते हैं। एंड इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्टिंग इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द पेशेंट विद वीक डी एंटीजन फॉर्मली नोन एज डीयू फिनोटाइप। और इसीलिए क्या है कि इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्टिंग नेसेसरी होती है उन एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी डेल्टा वीक डेल्टा एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या है कि इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्टिंग कंपलसरी होती है, जरूरी होती है। नेक्स्ट, वीक डी टेस्टिंग इज डन ऑन ऑल पेरेंटल प्रीनेटल पेशेंट एंड कैंडिडेट फॉर आरएच इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी वीक टेस्टिंग जो होती है वो सभी पेरीनेटल पेशेंट के अंदर की जाती है और आरएच इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड कैंडिडेट्स के साथ की जाती है। वीक डी टेस्टिंग इज आल्सो डन ऑन आरएच नेगेटिव डोनर टू एंश्योर दे आर ट्रूली नेगेटिव। और वीक डी टेस्टिंग डेल्टा एंटीजन से यानी आरएच नेगेटिव डोनर के साथ भी की जाती है कि वो प्योरली नेगेटिव है या नहीं है। शुरू से देखिए कि सम रेड सेल possess the D antigen but it expressed so weakly। यानी कुछ रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या है डेल्टा एंटीजन तो होता है पर वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाती क्योंकि वो कमजोर होता है। दैट दे सेल आर नॉट एग्लूटिनेटेड। और इसीलिए क्या है कि डायरेक्ट जो डेल्टा एंटीबॉडी होती है ब्लड ग्रुपिंग के अंदर उसके अंदर क्या है कि वो एग्लूटिनेटेड एग्लूटिनेशन शो नहीं करता, यानी आर नॉट एग्लूटिनेटेड, ब्लड की क्लम्पिंग नहीं करता है। इसीलिए अपन मेथड कौन सा काम में लेते हैं, एन इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्टिंग इज नेसेसरी फॉर आइडेंटिफाई द पेशेंट वीक डी एंटीजन। यानी इसीलिए क्या है अपन इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन टेस्टिंग को काम में लेते हैं कि उस वीक डी एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट, वीक डी टेस्टिंग इज डन ऑन ऑल पेरीनेटल पेशेंट एंड कैंडिडेट्स फॉर आरएच इम्यून ग्लोबुलिन। यानी वीक डी एंटीजन टेस्टिंग जो है वो सभी प्रकार के प्रीनेटल पेशियों में की जाती है जो किससे रिलेटेड है, आरएच इम्यूनोग्लोबुलिन से रिलेटेड है। वीक डी टेस्टिंग इज आल्सो डन ऑन आरएच नेगेटिव डोनर टू एंश्योर दे आर ट्रूली डेल्टा नेगेटिव। और जो डोनर क्या है डी नेगेटिव होता है उसके अंदर भी क्या है अपन डीयू टेस्टिंग करके देखते हैं वो ट्रूली नेगेटिव है या नहीं है, हो सकता है उसके अंदर वीक डी एंटीजन प्रेजेंट हो। इसीलिए क्या है कि डीयू टेस्टिंग अपन ब्लड ट्रांसफ्यूजन से पहले करके देखते हैं ताकि कोई नेगेटिव या फिर पॉजिटिव का ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ना हो जाए। नेक्स्ट देखिए, इट मे और मे नॉट बी डन रूटीनली ऑन आरएच नेगेटिव कैंडिडेट फॉर ट्रांसफ्यूजन डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ द ट्रांसफ्यूजन इंस्टीट्यूट। यानी क्या है कि हो सकता है इसको आरएच नेगेटिव या फिर पेशेंट के ऊपर कर डीयू टेस्टिंग कर ली भी जाए और ना भी की जाए, किसके ऊपर डिपेंड है कि इंस्टीट्यूट की ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन के ऊपर डिपेंड है कि उसकी पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट, इफ रूटीन वीक डी टेस्टिंग इज डन वीक डी पॉजिटिव पेशेंट शुड रिसीव्ड
आरएच पॉजिटिव ब्लड। अगर वीक जो डी टेस्टिंग है वो आपने कर ली, और अगर कोई पेशेंट क्या है डेल्टा पॉजिटिव है, तो उसको कौन सा ब्लड दोगे आप? आरएच पॉजिटिव का ही ब्लड ट्रांसफ्यूजन करोगे उसके अंदर। नेक्स्ट, तो इसके लिए सैंपल कैसा चाहिए अपने को डीयू टेस्टिंग के लिए? एनी सैंपल सेटिस्फैक्ट्री फॉर एबीओ एंड आरएच टेस्टिंग इज एक्सेप्टेबल। यानी क्या है, जिस सैंपल से अपन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करते हैं या आरएच ब्लड ग्रुपिंग करते हैं वो एक्सेप्टेबल है। The weak D is most often performed directly from the same tube set up from the RS test. If the patient cells was 3% suspension, यानी D जो टेस्टिंग है उसको डायरेक्टली अपन परफॉर्म कर सकते हैं आरएस टेस्टिंग के लिए अगर पेशेंट के ब्लड की सेल्स वॉश की गई है, 3% सस्पेंशन तैयार किया गया है। मोस्टली ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम ब्लड कलेक्शन बैग, और अपन मोस्टली सैंपल कहाँ से लेते हैं? अगर डोनर का सैंपल लेना हो तो ब्लड कलेक्शन बैग से ही लेते हैं, यानी जिसमें ब्लड को कलेक्ट किया है अपन ने। तो एक बार शुरू से देखिए कि इट मे और नॉट बी डन रूटीनली ऑन आरएच नेगेटिव कैंडिडेट फॉर ट्रांसफ्यूजन। यानी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने से पहले कि आरएच नेगेटिव पेशेंट के अंदर अपन क्या है कि डीयू टेस्टिंग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, डिपेंडिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ ट्रांसफ्यूजिंग इंस्टीट्यूट। ये किसके ऊपर डिपेंड है? कि ट्रांसफ्यूजन इंस्टीट्यूट जो है यानी ब्लड बैंक उसकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड है। इफ रूटीन वीक डी एंटीजन टेस्टिंग इज डन, यानी वीक डी एंटीजन टेस्टिंग आपने कर ली, तो वीक डी पेशेंट शुड यानी डेल्टा पॉजिटिव यानी आरएच पॉजिटिव पेशेंट शुड रिसीव आरएच पॉजिटिव ब्लड। अगर तो अपने को क्या करना है कि अगर आरएच पॉजिटिव है पेशेंट, यानी क्या है कि डेल्टा एंटीजन प्रेजेंट है तो आरएच पॉजिटिव हुआ, तो उसको अपन कैसा ब्लड प्रोवाइड करवाएंगे? आरएच पॉजिटिव पेशेंट का ही ब्लड प्रोवाइड करवाएंगे। सैंपल कैसा लेंगे? तो जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए आरएच ब्लड ग्रुपिंग के लिए सैंपल लेते हैं वही एक्सेप्टेबल होगा। और डेल्टा एंटीजन को अपन डायरेक्ट ब्लड के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। कैसी? उनकी सेल्स वॉश की हुई होनी चाहिए 3% के साथ। मोस्टली ब्लड सैंपल इज कलेक्टेड फ्रॉम ब्लड कलेक्शन बैग। तो मोस्टली अपन सैंपल कहां से लेते हैं कि डोनर का अगर डीयू टेस्ट करना हो तो ब्लड कलेक्शन बैग से लेते हैं। नेक्स्ट देखिए रिएजेंट या इक्विपमेंट या फिर सप्लाईज क्या क्या चाहिए अपने को। तो एक तो क्या चाहिए 37 डिग्री इंक्यूबेटर चाहिए, यानी इंक्यूबेटर मशीन चाहिए, वॉश बोतल चाहिए, फिजियोलॉजिक सेलाइन चाहिए या फिर कोम सीरम चाहिए, यानी कोम सीरम आइदर पॉली स्पेसिफिक एंटीबॉडी चाहिए अपने को, यानी इनडायरेक्ट एंटीग्लोबुलिन्स के लिए एंटीबॉडी चाहिए, एंटी आईजीजी, कोम्स कंट्रोल सेल चाहिए। ऑल रिएजेंट चेंज जो टेस्टिंग रिक्वायरमेंट रिक्वायरमेंट सप्लाई जो किसके लिए रिक्वायरमेंट है? आरएच टेस्टिंग प्रोसीजर के लिए। और सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए। तो क्या क्या चाहिए कि एक तो 37 डिग्री का इंक्यूबेटर मशीन चाहिए, वाश बोतल चाहिए, कोम सीरम चाहिए, कोम कंट्रोल सेल चाहिए और रिएजेंट चाहिए और सेंट्रीफ्यूज मशीन चाहिए। नेक्स्ट देखिए प्रोसीजर। प्रिपेयर वॉश 3% सस्पेंशन ऑफ पेशेंट है। यानी आपको क्या करना है कि सबसे पहले पेशेंट के ब्लड का 3% सस्पेंशन तैयार करना है ब्लड सैंपल का। यानी 3% क्या लेना है? उसमें ब्लड लेना है, बाकी 97 ml क्या लेना है? नॉर्मल सेलाइन ले लेना, जिससे क्या हो जाएगा? सस्पेंशन 3% सस्पेंशन। एंड टेक द क्लीन एंड ड्राई 2 टेस्ट ट्यूब लेबल एज डी एंड सी। यानी आपको 2 ड्राई सूखी हुई क्लीन टेस्ट ट्यूब लेनी है, जिनके ऊपर लेबलिंग करनी है। एक के ऊपर तो डी यानी डी डेल्टा एंटीजन और एक के ऊपर कंट्रोल लाइन सी। नेक्स्ट, टेक 1 ड्रॉप ऑफ एंटी आरएच डी सीरा इन द डी टेस्ट ट्यूब। यानी 1 ड्रॉप आपको एंटीबॉडी डी की लेनी है, किसके ऊपर? डी टेस्ट ट्यूब के अंदर। टेक 1 ड्रॉप ऑफ कंट्रोल रिएजेंट इन द सी टेस्ट ट्यूब। और आपको कंट्रोल रिएजेंट आता है किट के साथ
उसकी एक ड्रॉप लेनी है किसके अंदर, सी टेस्ट ट्यूब के अंदर। एड 3 to 5% सस्पेंशन इन ईच टेस्ट ट्यूब, डी एंड सी। फिर आपने जो पेशेंट के ब्लड का सेल सस्पेंशन तैयार किया था उसकी एक एक बूंद लेनी है किसके अंदर, डी और सी दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर। मिक्स वेल एंड इंक्यूबेट एट 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 to 30 मिनट। ये आपको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। फिर सॉल्यूशंस को कहां पे रखना है, इंक्यूबेट करना है 37 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर 15 से 30 मिनट के लिए। फिर सेंट्रीफ्यूज करना है कितने आरपीएम पे, 1000 आरपीएम के ऊपर 1 मिनट के। तो सबसे पहले क्या करना है प्रोसीजर के अंदर कि पेशेंट के ब्लड का सेल सस्पेंशन तैयार करना है आपको। 2 टेस्ट ट्यूब लेनी है, डी एंड सी की लेबलिंग करनी है उनके ऊपर। डी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको क्या लेना है कि डेल्टा एंटीबॉडी लेनी है और सी टेस्ट ट्यूब में कंट्रोल रिएजेंट लेना है। फिर क्या है, पेशेंट के ब्लड का जो सस्पेंशन तैयार किया था तो उसकी एक एक ड्रॉप दोनों टेस्ट ट्यूब में लेनी है, डी एंड सी के अंदर। दोनों को मिक्स करना है अच्छे तरीके से और इंक्यूबेट कर देना है कितने डिग्री टेम्परेचर पे, कितने मिनट के लिए, 15 से 30 मिनट के लिए 37 डिग्री टेम्परेचर पे। फिर करना है सेंट्रीफ्यूज 1 मिनट के लिए। नेक्स्ट देखिए, एग्जामिन फॉर एग्लूटिनेशन, यानी आपको एग्लूटिनेशन देखनी, क्लम्पिंग देखनी है। इफ नो एग्लूटिनेशन और डबल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड, यानी डाउटफुल रिएक्शन इज ऑब्जर्व्ड, यानी कोई अगर एग्लूटिनेशन आ जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पेशेंट कैसा है कि डेल्टा पॉजिटिव है यानी आरएच पॉजिटिव है। अगर पेशेंट के अंदर कोई भी एग्लूटिनेशन नहीं आता या फिर डाउटफुल रिएक्शन ऑब्जर्व हो रही है तो अपने को क्या करना है कि सेल्स को वॉश करना है कितने टाइम, 3 से 3 to 4 टाइम नॉर्मल सेलाइन के साथ। ये क्या करना है कि ऐड 1 to 2 ड्रॉप ऑफ एंटीग्लोबुलिन रिएजेंट, यानी डेल्टा डी टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको एंटीग्लोबुलिन की 1 से 2 ड्रॉप डालनी है। जेंटली मिक्स करना है और सेंट्रीफ्यूज करना है कितने, 1000 आरपीएम पे 1 से 2 मिनट के लिए। और फिर क्या एग्जामिन करना है टेस्ट ट्यूब को एग्लूटिनेशन के लिए। अगर एग्लूटिनेशन आ जाती है तो पेशेंट कैसा है, आरएच पॉजिटिव, तो उसमें ब्लड कैसा ट्रांसफ्यूज होगा, आरएच पॉजिटिव पेशेंट का, डोनर का। अगर पेशेंट कैसा है आरएच नेगेटिव तो उसमें डोनर का ब्लड ट्रांसफ्यूज होगा, आरएच नेगेटिव के डोनर का। नेक्स्ट देखिए क्रॉस मैच, यानी सेकंड टाइप का टेस्ट कौन सा होता है ब्लड बैंकिंग के अंदर, क्रॉस मैचिंग होती है। डीयू टेस्ट हो गया एक तो पहला, दूसरा क्या है क्रॉस मैच। क्रॉस मैच का दूसरा नाम क्या है, एजीटी यानी एंटीग्लोबुलिन टेस्टिंग, आल्सो नोन एज कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। यानी क्रॉस मैच 3 नाम है इसके, एक तो क्रॉस मैच टेस्ट, दूसरा एजीटी यानी एंटीग्लोबुलिन टेस्ट और तीसरा क्या है आल्सो नोन एज कंपैटिबिलिटी टेस्ट भी बोलते हैं। So the primary purpose of cross match is to detect ABO incompatibility between donor and patient blood। यानी क्रॉस मैच का मोस्टली मुख्य पर्पस क्या होता है कि जो अदर एंटीजन होते हैं, क्योंकि आरबीसी के सरफेस पे आपने देखा है कि 700 एंटीजन होते हैं टोटल, वीक एंटीजन। एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी को देखना होता है कि पेशेंट का ब्लड जो है वो अच्छे तरीके से कंपैटिबल हो रहा है या नहीं हो रहा। यानी पेशेंट और डोनर का ब्लड मिक्स करके देखते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कंपेटिबल है या नहीं है, यानी मिक्स हो सकते हैं या नहीं, यानी कंडीशन सही है या नहीं, या एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी शो कर रहे हैं, यानी विषमता, यानी क्या है कि वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं हो रहे, ब्लड क्लॉटिंग आ रही है, तो उसको चेक करना क्या है इसका मुख्य पर्पज है। दिस इज कैरी आउट टू प्रिवेंट ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बाय द डिटेक्टिंग एंटीबॉडी। यानी ये क्या करता है कि ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन को प्रिवेंट करता है
एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करके, यानी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से बचाने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रॉस मैच करते हैं। क्योंकि अगर गलती से एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर इनकम्पैटिबिलिटी आ गई तो पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या है, द ट्रांसफर ऑफ ब्लड और ब्लड कंपोनेंट फ्रॉम वन पर्सन, यानी ब्लड का ट्रांसफर करना या फिर ब्लड कंपोनेंट का ट्रांसफर करना एक पर्सन से यानी डोनर से इनटू द ब्लड स्ट्रीम ऑफ अनदर पर्सन, यानी दूसरे पर्सन के अंदर डोनर का ब्लड ट्रांसफर करना उसके ब्लड स्ट्रीम के अंदर, पेशेंट इज कॉल्ड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। इसी को क्या बोलते हैं अपन, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। और ब्लड स्ट्रीम में ब्लड ट्रांसफ्यूज इसलिए करते हैं कि अपन वेन के अंदर ब्लड अपलोड करते हैं यानी इंजेक्ट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रीम रिएक्शन बोलते हैं। तो क्रॉस मैच क्या है कि एक तो एंटीग्लोबुलिन टेस्टिंग है या फिर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग है। तो इसका मोस्टली मुख्य पर्पस क्या है कि पेशेंट के ब्लड में और डोनर के ब्लड में दोनों में एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी देखना कि वो दोनों के साथ इनकम्पेटिबल है या कंपेटिबल है, यानी क्या है, ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस को कैरी आउट करना, उसको प्रिवेंट करना, ताकि पेशेंट के कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेजर एरर इन द एबीओ ग्रुपिंग, लेबलिंग अगेंस्ट एंटीजन ऑन द डोनर रेड ब्लड सेल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एबीओ जो लेबलिंग होती है ब्लड बैंकिंग के अंदर, वो क्या है, लेबलिंग अगेंस्ट हो जाती है, विरुद्ध हो जाती है एंटीजन के, इसके ऊपर, डोनर की रेड ब्लड सेल के ऊपर, जिसके कारण क्या है कि प्रॉब्लम आ जाती है। उससे प्रिवेंट करने के लिए, ऐसी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रॉस मैच करते हैं। क्योंकि डोनर की जो रेड ब्लड सेल है उसको आपने सही तरीके से मार्किंग ही नहीं की एंटीजन की, तो क्या है कि अपन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन में ब्लड गलत ट्रांसफ्यूज हो जाएगा। उससे प्रिवेंट करने के लिए अपन पहले क्या करके देखते हैं, क्रॉस मैच करके देखते हैं। द क्रॉस मैच इज रूटीनली यूज्ड एज द फाइनल स्टेप ऑफ प्री ट्रांसफ्यूजन कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, यानी क्रॉस मैच क्या है कि फाइनल स्टेप होती है ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने से पहले कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग की। द क्रॉस मैच विल डिटेक्ट द फॉलोइंग, यानी क्रॉस मैच अपन किस तरीके से करके देखते हैं, मोस्ट रिसेपेंट एंटीबॉडीज डायरेक्टेड अगेंस्ट एंटीजन ऑन द डोनर रेड ब्लड सेल। जो रिसेपेंट एंटीबॉडीज है यानी पेशेंट की जो एंटीबॉडीज है उनको डायरेक्ट करके देखते हैं कि डोनर की रेड ब्लड सेल के ऊपर, पहले तो कि डोनर की रेड ब्लड सेल के ऊपर कोई ऐसा एंटीजन तो नहीं, उसके विरुद्ध अपन क्या है, पेशेंट की एंटीबॉडीज को अप्लाई करते हैं। फिर क्या है मेजर, और दूसरा क्या करते हैं कि डोनर की एंटीबॉडीज को पेशेंट के एंटीजन के लिए अप्लाई करते हैं। मेजर एरर इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, लेबलिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ डोनर एंड रिसिपेंट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर एक तो लेबलिंग की प्रॉब्लम आती है, दूसरा डोनर का आइडेंटिफिकेशन करने में, और जो रिसिपेंट है यानी जो पेशेंट को रिसीव करेगा, ब्लड को रिसीव करेगा, उसका आइडेंटिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है। इनको ऐसी ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन से प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, क्रॉस मैच करके देखते हैं। नेक्स्ट देखिए टाइप्स ऑफ क्रॉस मैच। टाइप्स ऑफ क्रॉस मैच में क्या होता है कि दीज आर टू टाइप्स। क्रॉस मैच दो प्रकार का होता है, एक तो मेजर क्रॉस मैच, एक माइनर क्रॉस मैच। मेजर क्रॉस मैच किस तरीके का होता है कि मिक्सिंग द पेशेंट सीरम विद डोनर सेल, यानी सबसे पहले क्या है, पेशेंट की तो एंटीबॉडीज लेंगे अपन जिस पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, और डोनर की क्या लेंगे, एंटीजन्स लेंगे, यानी कंप्लीट ब्लड लेंगे, और दोनों को मिक्स करके देखेंगे कि उनमें इनकम्पैटिबिलिटी हो रही है या नहीं हो रही। उसको क्या बोलते हैं अपन, मेजर क्रॉस मैच बोलते हैं, यानी ब्लड एक दूसरे के साथ अच्छे से कंपेटिबल है या नहीं, मिक्स हो सकता है या नहीं। दूसरा है माइनर क्रॉस मैच, तो मिक्सिंग द पेशेंट सेल, यानी पेशेंट के तो सेल्स लेंगे, एंटीजन लेंगे, और डोनर का क्या लेंगे,
सीरम लेंगे यानी एंटीबॉडीज लेंगे, दोनों को मिक्स करके देखेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है या नहीं है। इस तरीके से क्या है, क्रॉस मैच दो प्रकार का, एक तो मेजर क्रॉस मैच, एक माइनर क्रॉस मैच। मेजर इसलिए कि क्योंकि डोनर पेशेंट की जो एंटीबॉडीज है वो क्या है, ज्यादा मायने रखती है। नेक्स्ट लेक्चर आपका किसके ऊपर होगा, तो कंटिन्यू ही होगा क्रॉस मैच टेस्टिंग के ऊपर। यानी आगे के लेक्चर में अपन क्या देखेंगे कि मेजर और माइनर जो दो टाइप थे क्रॉस मैच के, उनको अलग अलग आइडेंटिफिकेशन देखेंगे कि मेजर क्रॉस मैच किस तरीके से करते हैं और माइनर क्रॉस मैच किस तरीके से करते हैं। उन दोनों को करके उनके रिजल्ट देखेंगे, उनके लिए इक्विपमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। थैंक्स टू ऑल।